नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा अपने इस एपिसोड में करने वाले हैं वो भारत बनाम चीन है और इसमें जो केंद्र बिंदु है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर देखें तो लगातार ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर उस पर सुपर डैम बनाने का जो एक प्लान है वो चीन का है। और इसी कारण से देखें तो दोनों देशों के बीच में जो भू राजनीतिक संघर्ष है वो अब खुलकर सामने आ चुका है। और इसी के संदर्भ में अब भारत की जो अपनी रणनीति है, अपने देश की जो सुरक्षा है, उसको प्राथमिकता देते हुए जो चिकन नेक कहलाने वाला जो एक सकरा कह सकते हैं कि एक स्थलीय क्षेत्र है जो कि भारत के सेवन सिस्टर्स कहलाने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है, तो इसको लेकर अब भारत भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। और इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि अब भारत की जो तैयारियां हैं वो आने वाले समय में अपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक जो पहुंच है, पूर्वोत्तर राज्यों की जो सुरक्षा है, उसका सतत जो विकास है, उसको लेकर भारत कुछ बड़े कदम उठाने जा रहा है। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होंगे उन पर भी विस्तार से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज आपके सामने दी गई है। हाल ही में देखें तो चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम, जो मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो यारलंग जो वहां पर टीसांगपो नदी है उस पर बनाने की जो योजना है, निर्माण कार्य, उसको बड़े स्तर पे शुरू कर चुका है। और ये जो चीन का प्रोजेक्ट है ये भारत और बांग्लादेश जैसे जो निचले प्रवाह वाले, जो कह सकते हैं फ्लो वाले जो क्षेत्र हैं, उन प्रवाह वाले क्षेत्रों के लिए देखें तो उनकी जो जल सुरक्षा है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है, जो क्षेत्रीय रणनीति है, उसको संतुलित करने के लिहाज से देखें तो एक चिंताजनक विषय, एक चिंताजनक जो सबक है, कंसर्न बन चुका है। और इसी के संदर्भ में अब जो प्रतिक्रिया है वो भारत के तरफ से देखने को मिल रही है। भारत ने इसका जो जवाब है अपने पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क और आधारभूत संरचना से जोड़कर सामरिक और आंतरिक एकता को मजबूत करने के रूप में स्टार्ट कर दिया है। और ये जो परियोजना है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक जो पहुंच है और उसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों का जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो समस्या है, उनको समाधान करने के लिए अब स्टार्ट कर चुकी गई हैं। तो इस तरह से भारत की तरफ से अब पूरी तरह से काउंटर करने का जो एक प्रयास है वो अब स्टार्ट कर लिया गया। तो इसी पर हम बात करें, यहाँ पर खास तौर पे एक दो चीज़ों पर हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पर एक बड़े स्तर पे जो यहाँ पर यारलंग नदी है, इस पर जो बड़ा सुपर डैम बनाने की जो एक परियोजना है, ये अब पूरी तरह से देखें तो चीन के द्वारा अब स्टार्ट कर ली गई है। चीन जो है तिब्बत में जो ये यारलंग कह सकते हैं कि जो नदी है, या यारलंग जांगबो अलग अलग नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, और एक तरह से देखें यहाँ पर उसका जो नाम है उसी ब्रह्मपुत्र नदी का ही जो नाम है वो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर इस नाम से जो चीन है वो पुकारता है। तो इस पर 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन वाला दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो चीन लगाने जा रहा है। और इसकी जो लागत है वही इतनी बड़ी, आप समझ सकते हैं, लगभग 168 बिलियन अमेरिकी जो डॉलर है। इस बड़े बजट के साथ ये जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा है चीन। और इस परियोजना को केवल विद्युत उत्पादन का ही माध्यम नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये भारत, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं, इन देशों के ऊपर जो एक भू राजनीतिक दबाव है वो भी बनाने का काम करेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो चीन है वो इस सुपर पावर वाले कह सकते हैं कि बड़े डैम का निर्माण कर रहा है। तो अब सबसे बड़ी जो समस्या है वो चीन और बांग्लादेश जैसे क्षेत्रों के लिए हो गई है। यही नहीं, इस पूरे मसले में देखें तो जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो रणनीतिकार हैं, उनका ये भी कहना है कि इससे जो ब्रह्मपुत्र है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका जो नेचुरल फ्लो है, जो प्राकृतिक जो प्रवाह है, उसमें भी बड़े स्तर का परिवर्तन हो सकता है। और अगर इस नदी के मुख्य प्रवाह क्षेत्र, मुख्य दिशा, इसका जो बेसिन क्षेत्र है, अगर उसमें बड़े स्तर का परिवर्तन हुआ तो इसके कई सारे जो दुष्परिणाम हैं वो देखने को मिल सकते हैं। वो किस रूप में देखने को मिल सकते हैं? तो इसकी दिशा, इसका प्रवाह अगर परिवर्तित होता है तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बाढ़ की, फ्लड की समस्या देखने को मिल सकती है। जहां पर इन नदियों से जल पहुंचता है
वो अगर दिशा बदल गई तो वहां पर जल नहीं पहुंचेगा, तो वैसे क्षेत्रों में सूखा की स्थिति देखने को मिल सकती है। और इस तरह से कई सारे जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हैं, जो पारिस्थितिकी प्रभाव हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ये जो चीन का डैम है, ये न केवल एक तरह से भारत बांग्लादेश के संदर्भ में एक चिंता का सबब बन सकता है, बल्कि पारिस्थितिकी असंतुलन का एक बड़ा कारण भी बन सकता है। इसी कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। भारत के संदर्भ में भारत की जो जल स्रोत स्थिति है इस नदी के संदर्भ में, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो स्रोत है, जो सोर्स है जहाँ से ये निकलती है, इसका उद्गम होता है, ये अलग बात है कि वो कहाँ से होता है, तो एक तरह से तिब्बत क्षेत्र से होता है, यानी जिसको चीन क्या कहता है कि वो हमारा ऑटोनॉमस क्षेत्र है। तो इसको लेकर अगर हम बात करें कि इसका जो पूरा प्रवाह क्षेत्र है, निकलती ये तिब्बत से है, लेकिन इसका अधिकांश जो प्रवाह है उसका लगभग देखेंगे तो अधिकांश भाग कहाँ से जुड़ता है, तो वो भारतीय क्षेत्र से जुड़ता है। भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, वहाँ पर अगर देखेंगे तो अपेक्षाकृत क्या है, वर्षा अधिक होती है। आप सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के मौसीरान में ही देख लें तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वहाँ पर होती है। तो पूर्वोत्तर वाला पूरा जो 7 सिस्टर्स कहलाने वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अपेक्षाकृत देखेंगे तो दुनिया के या भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, पूर्वोत्तर में औसतन 2300 मिलीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है, जबकि इसकी तुलना तिब्बत वाले क्षेत्र से हम करते हैं जहां से ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो निकलती है, तो वहां पर मात्र 300 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्वोत्तर की बहुत सारी जो नदियां हैं, छोटी बड़ी जो नदियां हैं, स्थानीय जो नदियां हैं, वो क्या होती हैं, जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती हैं। तो इस तरह से इस तरह की जो नदियां हैं ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र के बेसिन को और बड़ा कर देती हैं, उसके जल क्षेत्र को, जल जो आंकड़े हैं उनको बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही देखेंगे दिबांग, लोहित, तियांग या अन्य जो हिमनदी सहायक नदियां हैं वो भी भारत में इस नदी को क्या करती हैं, जल प्रदान कर देती हैं। तो इससे ओवरऑल तो ये क्लियर हो जाता है कि भारत के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र का जो एक लाइफ है, जो जीवन है, उसका जो प्रवाह है, उसका जो प्रवाह है, जो फ्लो है, वो भारत की भौगोलिक जलवायु परिस्थितियों पर अधिक निर्भर है। क्योंकि जो वर्षा है, जो वर्षा पैटर्न है, भारत की जो नदियां हैं या हिमनदी जो क्षेत्र हैं, ये क्या करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जो जल की मात्रा है, जल का जो प्रवाह है, जल की जो दिशा है, उसको निर्धारित करते हैं। तो इस कारण से देखें तो भारत के संदर्भ में इस नदी का महत्व है और भारत इस नदी के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों बातें एक तरह से देख सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू माने जा सकते हैं। नदी का जो बहाव मार्ग है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का जो पूरा भौगोलिक जो क्षेत्र है उसकी अगर बात करें तो ये क्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में जैसे जैसे नदी जाती है इसका नाम बदलते जाता है। जैसे जहाँ से ये निकलती है वहाँ पर इसे यारलंग जांगपो कहते हैं, तिब्बत का जो क्षेत्र है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब ये अरुणाचल के क्षेत्र में पहुंचती है तो यहाँ पर इसे सियांग और दियांग या दिहांग अलग अलग नाम आता है, उस नाम से जाना जाता है। फिर असम में जैसे ये अरुणाचल से ये कहाँ पहुँचती है, ये असम में पहुँचती है, तो यहाँ पर इसका जो नाम हो जाता है वो ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जिस नाम के द्वारा लगभग भारत के सभी लोग इस नदी को जानते हैं। उसके बाद जब फिर से ये आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश में पहुँचती है तो वहाँ पर इसी ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। यमुना नहीं, जमुना हो जाता है। और इस तरह से अगर देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके नाम परिवर्तित होते रहते हैं। इसके पहचान के कारण देखें तो जो नदी है वो एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करती है, यानी अंतर्देशीय ये नदी है। लेकिन वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि इस नदी के ऊपर अब संकट पैदा हो सकता है, और अगर इस तरह की परिस्थिति होती है तो जलवायु, कृषि, मानव जीवन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी इस नदी के जल बहाव, जल धारण क्षमता, या कह सकते हैं कि इसके विभिन्न दिशाओं में इसके बहाव में परिवर्तन होने से कई सारे जो इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो भारत की इस पूरे घटनाक्रम में जो कि चीन के द्वारा इस नदी पर सुपर पावर डैम या दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर जो कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, इसके संदर्भ में जो प्रतिक्रिया आई है वो भारत की तरफ से आई है। भारत भी क्या कर रहा है कि अपने जो 7 सिस्टर्स कहलाने वाले
अगर हम बात करेंगे कि जो ये पूरा पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के संदर्भ में क्या कर रहा है कि अब एक महत्वपूर्ण जो रेल प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहा है, क्योंकि भारत ने चीन के इस जो चाल है, कह सकते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, उसके संदर्भ में खास तौर पे ये जो पूरा पूर्वोत्तर है, इसके संदर्भ में जो एक रेल नेटवर्क है वो विकसित करने जा रहा है, जो आधारभूत संरचना है वो डेवलप करने जा रहा है। तो इस तरह की जो नीति है वो भारत अपना रहा है, और भारत का इसी के संदर्भ में लक्ष्य क्या है कि 2030 तक पूर्वोत्तर के सभी जो 7 राज्य हैं, इन राज्यों को एक रेल नेटवर्क, एक पूरे कह सकते हैं कि तंत्र के द्वारा एक जोड़ने का प्लान है। सीमावर्ती जो भी इलाके हैं जहां पर सैन्य और नागरिक जो आवाजाही है उसको अपेक्षाकृत सरल बनाना है। इसके पीछे दोनों कारण, एक तो वहां के लोगों के लिए जो भी जरूरतें हैं उनकी जो रसद है वो पहुंचाना है, दूसरी तरफ वहां पर जो सैन्य क्षेत्र है या सिक्योरिटी जो मामला है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी अपने सैन्य तंत्र है उसको और मजबूत करना है। उसके लिए जो भी आर्टिलरी है, जो डिफेंस सामग्री है या इस तरह की जो जरूरतें हैं सेना के लिए, वो भी मदद पहुंचाना है। और इसको अब रणनीतिक स्तर पे भारत क्या कर रहा है, विकसित कर रहा है। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न केवल पूरा जो भौगोलिक जो क्षेत्र है वो बेहतर होगा, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, इनकी समस्याएं दूर होंगी, आवागमन बेहतर होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम हो जाएगा, और इससे सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि भारत रणनीतिक स्तर पे आत्मनिर्भर भी बन सकता है। तो ये खास बातें हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो चिकन नेक जो कॉरिडोर है, ये तो हमेशा चर्चा में रहा, आप सभी जानते हैं कि चिकन नेक जो कॉरिडोर है आखिर वो है क्या। तो देखिए, ये 7 सिस्टर्स कहलाने वाले जो राज्य हैं, इधर से अरुणाचल, असम, ये बाकी आप राज्यों को देख सकते हैं, और ये पूरा जो क्षेत्र है इसको अगर आप देखेंगे तो ये भारत की मुख्य भूमि है। इस मुख्य भूमि से जुड़ने के लिए यहाँ पर देखिए कि पतला सा सकरा जो एक क्षेत्र है उसे ही क्या कहा जाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, या इसे कहेंगे तो चिकन नेक कहा जाता है। एक तरह से देख सकते हैं कि इधर पूरा इस पूरे क्षेत्र को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला बड़ा ही एक छोटा सा क्षेत्र है। और इसकी अगर लंबाई की हम बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग आप देखेंगे 48 किलोमीटर के आसपास है, और इसकी जो चौड़ाई है वो आप देखेंगे तो 21 से 22 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जो काफ़ी सेंसिटिव है। और ये जो क्षेत्र है इसकी अगर बात करेंगे तो देखिए, एक तरफ क्या है कि यहाँ पर आपको नेपाल, भारत का जो पड़ोसी देश है नेपाल देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भूटान देखने को मिलेगा, और तीसरे तरफ देखेंगे तो यहाँ पर बांग्लादेश देखने को मिलेगा। इसका मतलब एक तरह से ट्राई जंक्शन है, एक तरह से 3 जो क्षेत्र हैं उनके बीच में इसकी अवस्थिति है, और इसी कारण से काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। और ये एकमात्र जमीनी मार्ग है जो क्या करता है कि भारत के मुख्य भूमि से पूर्वोत्तर क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है। और इसी को लेकर बार बार कई सारे जो विवाद हैं वो भी देखने को मिलते हैं कि यदि कोई डिजास्टर की स्थिति भारत के संदर्भ में देखने को मिली, युद्ध की स्थिति देखने को मिली, या फिर कोई अगर अवरोध यहाँ पर उत्पन्न होता है, कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, तो इससे क्या होगा कि भारत अपने पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को एक तरह से देखेंगे तो एक तरह से क्या होगा कि उस पूर्वोत्तर क्षेत्र को पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करेगा। और यहाँ पर लगभग देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 4.5 करोड़ नागरिक हैं जो रहते हैं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी व्यवधान वाली स्थिति, चाहे वो आपदा के संदर्भ में हो, चाहे युद्ध के संदर्भ में हो, अगर यहाँ पर कोई अवरोध उत्पन्न होता है, कोई रुकावट होती है, तो क्या होगा कि लगभग 4.5 करोड़ जो भारतीय नागरिक हैं वो मुख्य भारत क्षेत्र से कट सकते हैं। और इसी कारण से ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब जो भारत है वो रेल डिप्लोमेसी एक तरह से इस क्षेत्र के लिए अपना रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े मैप में दिया गया कि इधर नेपाल है और इधर भूटान है, इधर से बांग्लादेश है, ऊपर देखेंगे तो ये चीन वाला क्षेत्र है। तो सबकी जो नज़र है वो यहाँ पर, और हाल ही में देखेंगे कि एक विवाद आया जिसमें देखें तो इस चिकन नेक को लेकर बांग्लादेश की तरफ से कई सारे स्टेटमेंट दिए गए जो इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संबंध है उनको और खराब कर सकते हैं। रेलवे की अगर इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं कि यहाँ पर रेलवे की जो इंजीनियरिंग क्रांति है उसके तहत जो बैराबी सैरांग जो रेल लाइन है वो भारत डेवलप कर रहा है। मिजोरम की जो बैराबी सैरांग रेल लाइन है इसका एक उदाहरण माना जा रहा है कि इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो रेल नेटवर्क है उसकी विकास जो गाथा है वो यहाँ से स्टार्ट कर ली गई है। जो पहले चरण में देखें तो बैराबी जो सैरांग रेल लाइन है इसकी जो लंबाई निर्धारित की गई वो 52 किलोमीटर है। लागत एक बड़ा है 8,000 करोड़,
क्यों इतना बड़ा लागत है? क्योंकि पूर्वोत्तर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की जो फिजियोग्राफी है, जो कह सकते हैं कि उच्चावच है, वो काफ़ी विविधतापूर्ण है। यहाँ पर पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र है, वन वाला क्षेत्र है। इस कारण से यहाँ पर रेल नेटवर्क विकसित करने में काफ़ी कह सकते हैं कि मात्रा में जो मनी है, जो फंड है, वो लग सकता है। आप देख सकते हैं कि इतने ही 52 किलोमीटर में ही यहाँ पर रेलवे के लगभग 48 जो सुरंगें हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी। तो इस कारण से जो कॉस्ट है, जो समस्याएं वो बढ़ सकती हैं। इसमें लगभग 55 बड़े और 87 जो छोटे बड़े पुल हैं वो निर्माण करने पड़ेंगे, और विशेष तौर पे जो पुलों की संख्या है वो 196 हो जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक यहाँ पर चुनौती है रेल नेटवर्क को विकसित करना। लेकिन अपनी ज़रूरतों, पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा और यहाँ पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा है, उन सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भू राजनीतिक जो संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रखते हुए, सीमा पार जो आतंकवाद है, घुसपैठ है, यहाँ पर लगातार आप देखेंगे पूर्वोत्तर के जो अरुणाचल प्रदेश या चीन से सटे हुए जो क्षेत्र है, वहाँ पर चीन की जो लगातार इलीगल एक्टिविटीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह के रेल नेटवर्क विकसित करने के लिए भारत मजबूर हो चुका है। और इसी कारण से अब यहाँ पर भारत बड़े स्तर पर इस तरह के नेटवर्क विकसित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम क्या कर रहा है कि जब से देखें कि शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश से अपदस्थ हुई है, वहाँ पर नई अस्थायी जो यूनुस खान है उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो इस समय आप देखेंगे तो भारत से काफ़ी एक तरह से कटी है। उसकी जो भी नीतियां हैं वो भारत विरोधी हैं, और इस समय वो खास तौर पे पाकिस्तान और चीन जैसे जो देश हैं उनसे अपनी जो नज़दीकियां हैं वो बढ़ा रही है। हाल ही में देखें तो कई सारे बड़े मंचों पर जो बांग्लादेशी जो विदेश मंत्री हैं वो चीन के अलग अलग मंचों पर दिखे हैं, और इस कारण से देखें तो जो स्थिति है वो भारत विरोधी दिख रही है। बांग्लादेश और चीन के बीच में इस तरह का जो भी गहराता हुआ संबंध है, जो सैन्य सहयोग है, वो अब भारत के लिए आने वाले समय में कुछ बड़े चुनौतियां ला सकता है। चीन बांग्लादेश के जो भी बंदरगाह हैं, सड़क हैं, ऊर्जा जो परियोजना है, उनमें बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। इससे पहले अगर देखेंगे जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय भारत यही काम कर रहा था, क्योंकि पहले से भारत के साथ जो संबंध है बांग्लादेश के लिए वो काफ़ी बेहतरीन रहे, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामाजिक संबंध रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पे जो भारत है वो बांग्लादेश के हमेशा सपोर्ट में रहा है। लेकिन अब क्या है कि अपने हितों को साधने को ध्यान में रखते हुए जो चीन है वो क्या कर रहा है कि बांग्लादेश में कई सारे जो बंदरगाह हैं, जो सड़कें हैं, ऊर्जा संसाधन है, यहाँ तक कि वहाँ अपने जो सैन्य बेस है वो भी बनाने पर पूरी तरह से जुटा हुआ है। और ये जो इस तरह का चीन के द्वारा बांग्लादेश में जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, जो निवेश देखने को मिल रहा है, जो इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? तो ये भारत के ऊपर जो एक भू राजनीतिक दबाव है वो उत्पन्न करने को लेकर दिख रहा है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिकन नेक वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे ये वाला पूरा बांग्लादेश का क्षेत्र है, अगर बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति होती है तो ये सीधे क्या होगा कि एक तरह से चिकन नेक वाले क्षेत्र पर चीन की मौजूदगी होगी, और विषम परिस्थितियों में क्या कर सकता है कि यहाँ पर अगर चीन अपना अधिकार बना लेता है तो भारत का जो पूर्वोत्तर कहलाने वाला जो क्षेत्र है उसको पूरी तरह से भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र से वो क्या कर सकता है, वो अलग कर सकता है। और इस कारण से देखें तो अब आने वाले समय में भारत को अपनी जो रक्षा नीति है उसे और मजबूत करना होगा, और यहाँ से जुड़ी जो भी जटिल समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना होगा। पूर्वोत्तर की जो सुरक्षा है, पूर्वोत्तर की जो संवेदनशीलता है, बांग्लादेश की जो संवेदनशीलता, इसको ध्यान में रखते हुए अपनी आने वाले समय में जो भी रणनीतियां हैं, जो डिप्लोमेसी है, उसे तय करना होगा। जैसा कि अभी हाल में कहा गया है कि अगर बांग्लादेश का जो यहाँ पर कई सारे चिटगांव जैसे जो क्षेत्र हैं, बंदरगाह हैं, अगर वहाँ पर भारत की बढ़त बन जाती है, वहाँ पर उपस्थिति बन जाती है, तो जो पूर्वोत्तर है ये सीधे क्या होगा, सागरीय क्षेत्र से जुड़ सकता है, जिससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक पहुँच कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक नेटवर्क विकसित करने को लेकर क्या हो सकता है कि भारत की बढ़त यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश पूरी तरह से देखेंगे तो भारत विरोधी जो एक्टिविटी है उसमें इस समय शामिल है। तो अब भारत के पास विकल्प क्या है कि पूरे पूर्वोत्तर में क्या किया जाए कि एक रेल जो नेटवर्क है वो विकसित किया जाए, और उस रेल नेटवर्क के साथ जो भी सुरक्षा या इस तरह के जो भी चुनौतियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक खास ठोस जो रणनीति है उस पर काम किया जाए। और इसी को लेकर लगातार आप देखेंगे कि जो भारत है वो काम भी कर रहा है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखेंगे भारत का जो पूर्वोत्तर के लिए एक प्रमुख जो योजना है
और जो यहाँ की राष्ट्रीय जो सुरक्षा है, सामरिक जो कह सकते हैं कि स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार जो प्रयास हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे कि बड़े स्तर पे जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हैं, उनके बीच में भी भारत क्या कर रहा है कि कई सारे स्थितियों में अपने कई जो परियोजना है उनको संचालित कर रहा है। जैसे अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की आप बात करेंगे तो वहाँ पर बड़े स्तर पे देखें तो जो रेल नेटवर्क है, जो ये सकरा क्षेत्र है, जो क्या कर रहा है कि भारत के मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर से जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक जो स्थिति है, जो अपनी मजबूती है, उस पर लगातार भारत काम कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो रोड़ा उत्पन्न करने वाली बात है वो है भारत बांग्लादेश के बीच में जो एक नज़दीकियां हैं, जिस कारण से बांग्लादेश में चीन की जो उपस्थिति है वो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहलाने वाले क्षेत्र के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकती हैं। और राष्ट्रीय जो सुरक्षा है भारत की, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सामरिक स्वायत्तता है उस पर भी चोट पहुंचा सकता है। तो अब समय की मांग है कि भारत को बड़े स्तर पे काउंटर करना होगा। और इसी के लिए देखें तो भारत ने पूर्वोत्तर के लिए कुछ योजनाएं निर्धारित की है। जैसे सैन्य जो लॉजिस्टिक है उसको बिना किसी रोक टोक के इस पूरे क्षेत्र में पहुंचाया जा सके, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्था को मैनेज किया जा सके। जो सिविलियंस हैं, जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनके बीच में एक एकता, एक इंटीग्रेशन की भावना हो सके। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पूर्वोत्तर का जो आर्थिक विकास है उसको संभव किया जा सके। और चीन और बांग्लादेश की जो निकटता है उसका जो सामरिक संतुलन है वो साधने का एक माध्यम बन सके। भारत ने समय रहते अगर रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो डिप्लोमेसी है वो बदल कर अब एक नई जो रणनीति है वो बनाने पर भारत काम कर रहा है। क्योंकि पहले आप देखेंगे तो भारत की जो डिप्लोमेसी थी वो किस प्रकार की थी, तो वो पैसिव डिप्लोमेसी थी। लेकिन अब देखेंगे तो भारत ने अपनी जो रणनीति है वो पूरी तरह से बदल ली है। अब क्या है कि अब भारत क्या कर रहा है कि एक्टिव जो डिफेंस कह सकते हैं कि जो रणनीति है उस पर क्या कर रहा है कि काम कर रहा है। और यही नहीं, अब यहाँ पर बड़े स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी क्या कर रहा है कि भारत काम कर रहा है। तो इस कारण से देखेंगे तो अब भारत जो है वो चीन को, बांग्लादेश को, या कह सकते हैं जो भी हमारे विरोधी देश हैं जो हमारे अहित की सोच रहे हैं, तो उनको टारगेट करते हुए अपने संवेदनशील जो क्षेत्र हैं पूर्वोत्तर के, जो लगभग बड़ी संख्या में जो यहाँ पर नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की जो योजना है उस पर लगातार काम कर रहा है। तो ये पूरा न्यूज़ हमने देखा। इसमें अगर आप देखना चाहेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका जो पूरा अफवाह बेसिन है, उसकी जो महत्वपूर्ण जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये देखिए, तिब्बत से ये निकल रही है और यहाँ से इसका जो नाम है यारलंग टीसांगपो है, और यहाँ से ये बढ़ते हुए आप देखेंगे तो भारत में प्रवेश करती है। भारत में भी इसके अलग अलग नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। भारत के बाद देखें, जैसे यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये क्या है कि पहले इधर से निकलने के बाद अरुणाचल में, फिर अरुणाचल के बाद असम में पहुंचती है। तो दोनों जगह इसका जो नाम है वो अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इधर क्या है कि यारलंग इसका नाम है, और जब अरुणाचल में यही नदी पहुँचती है तो इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसका नाम जो हो जाता है वो सियांग या दियांग या दिहांग भी कहते हैं। तो ये इसका नाम होता है। जब यहाँ से असम राज्य में पहुँचती है तो इसका जो नाम है वो बदल जाता है। असम में क्या बोलते हैं, इसे अब ब्रह्मपुत्र कहने लगते हैं। और उसके बाद आगे जब ये बांग्लादेश में पहुँचती है तो यहाँ पर इसका क्या नाम हो जाता है, ये जमुना हो जाता है। और फिर यहीं से ये क्या होती है कि बे ऑफ बंगाल में इस नदी का क्या हो जाता है, निकास हो जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में एक तरह से अंतर्देशीय नदी है, ये देखें तो एशिया की सबसे जो लंबी नदी है उन नदियों में शामिल है। महत्वपूर्ण जो नदी प्रणाली है उसमें ये शामिल है। तिब्बत के उच्च हिमालयी क्षेत्र से ये निकलती है और वहाँ से निकलने के बाद भारत बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में इसका निकास होता है। ये जो नदी है इसकी खास बात है, इसकी जो कह सकते हैं इसकी जो प्रासंगिकता है, इसका जो महत्व है, वो एक जल स्रोत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है, जो कृषि क्षेत्र है, या फिर जो पेयजल है,
जो वाटर पीने की बात है, सिंचाई की बात है, परिवहन की बात है, ऊर्जा की बात है, कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन की बात है। विभिन्न दृष्टिकोणों से क्या है कि इस पूरे क्षेत्र के लिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका जो महत्व है वो काफ़ी अधिक है। और इसी कारण से कहा जाता है कि इस क्षेत्र के लिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो क्या है, एक लाइफ लाइन है, एक जीवन रेखा है। और इस प्रणाली का, इस नदी बेसिन प्रणाली का अगर हम अध्ययन करें और भौगोलिक दृष्टि से करें तो इसके आर्थिक, पारिस्थितिकी, इसके कह सकते हैं कि ऊर्जा के संदर्भ में या रणनीतिक दृष्टिकोण से ये इस क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो यहाँ पर तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर देखेंगे तो एक ग्लेशियर देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है, चेमा युंगदुंग। तो यहाँ से निकलने के बाद धीरे धीरे इसका जो निकास होता है वो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में इसका निकास हो जाता है। दूसरी बात करें तो इसका जो प्रवाह मार्ग है, बहुत सारी जो नदियां हैं वो आकर इससे मिलती हैं। अलग अलग देशों में देखेंगे, जैसे इधर से आप देखेंगे तो तिब्बत में, फिर भारत में, भारत के बाद बांग्लादेश में, तो कई सारी जो नदियां हैं वो इससे आकर मिलती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप दिया गया है, तो बाएं से भी बहुत सारी जो नदियां हैं वो आकर इससे मिलती हैं। दूसरी बात करें तो अलग अलग देशों में इसका नाम भी परिवर्तित तो होते रहता है। इस नदी की अगर लंबाई आप देखेंगे तो एक लंबी नदी बेसिन का ये निर्माण करता है। लगभग आप देखेंगे तो 3000 से अधिक ये लंबे क्षेत्र में प्रवाहित होती है। लगभग 3100 किलोमीटर का लंबा इसका क्षेत्र है। और ये देखें तो भारत में इसका जो विस्तार है वो लगभग 916 किलोमीटर है। अगर लंबाई के दृष्टिकोण से देखें तो लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास भारत में भी ये प्रवाहित होती है। और ये तिब्बत के बाद अगर भारत में प्रवेश करती है तो भारत के कई सारे राज्यों से होकर गुजरती है। ये कई बार प्रश्न भी पूछा गया, जैसे अगर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, उसके बाद देखेंगे तो ये कहाँ पहुँचती है, फिर आसाम में पहुँचती है, मेघालय में पहुँचती है, सिक्किम में, और फिर पश्चिम बंगाल होते हुए नागालैंड होकर फिर ये कहाँ पहुंचती है, ये बांग्लादेश से होकर निकल जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके बारे में, इसकी कई सारी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी हमने लिस्ट दे दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं कि बाएं तट से कई सारी जो नदियां हैं वो आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। जैसे लहासा है, न्यांग है, परलुंग जांगबो है, लोहित है, दिबांग है, धनसरी है। तो ये सारी नदियाँ क्या होती है कि बाएं से मिल जाती हैं। कुछ दाएं से भी नदियाँ आकर यहाँ पर इससे मिल जाती हैं, जैसे सुबनसिरी आप देखेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा कामेंग है, मानस है। तो दाएं से भी बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो आकर इससे मिलती हैं, और बाएं से भी कई सारी जो नदियाँ हैं वो आकर मिलती हैं। तो इनका भी लिस्टिंग यहाँ पर हमने दे दिया। अगर आप देखना चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरफ से, कौन से क्षेत्र से आकर ब्रह्मपुत्र में ये नदी मिलती है। इसके अलावा कई सारे नदी द्वीप भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे बड़ा ही चर्चा में रहने वाला एक द्वीप है माजुली द्वीप। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप कहने का मतलब क्या होता है कि ये नदी प्रवाहित हो रही है और इस नदी में ही कोई एक द्वीप बन गया है, ठीक है। तो इसी का उदाहरण है कि नदी में निर्मित जो द्वीप है वो क्या है, वो माजुली द्वीप है। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है, भारत के असम राज्य में। ऐसे ही दूसरा द्वीप आपको देखने को मिलेगा गुवाहाटी में, जो उमनंदा जो द्वीप है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र के किनारे बहुत सारे जो बड़े शहर हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे डिब्रूगढ़, पासीघाट, निमती घाट, तेजपुर और गुवाहाटी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो गुवाहाटी माना जाता है, राजधानी भी है। तो इस कारण से ये खास तौर पे चर्चा में रहता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो चीन के तरफ से भारत को काउंटर करने के लिए, भारत को दबाव में लाने के लिए एक तरह से चीन के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, तो इसे संतुलित करने के लिए, इसे काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से जो एक तरह से रेल नेटवर्क, रेल डिप्लोमेसी एक तरह से स्टार्ट किया गया, रेल स्ट्रेटजी नेटवर्क के स्तर पर तैयार किया गया, उसकी हमने चर्चा की, और कैसे ये काउंटर कर सकता है चीन को। और दूसरी तरफ से हमने देख लिया कि आखिर जो चीन की एक तरह से एंट्री है बांग्लादेश में, वो चीन और बांग्लादेश की जो नज़दीकियां हैं वो भारत के लिए कैसे आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसके अलावा जो भी ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर भी हमने बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, दिहांग, यारलुंग सांगपो, जमुना या सुबनसिरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।